अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पूरी कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल बैक्टीरियोलॉजी। जनरल बैक्टीरियोलॉजी कैसे कवर करनी है, लिविंगस्टन से कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो हमने इसको अनवर से ही कवर करना है और अच्छी तरह कवर करना है। और इसमें जो चीज़ें समझने वाली है, जिस तरह एगर समझने वाले हैं, एगर याद करेंगे तो आपको लैब डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। तो हम फिर शुरू करते हैं जनरल बैक्टीरियोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास आ गया बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स आ गए। तो ये स्ट्रक्चर होता है, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन होता है और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। उसके बाद आपके पास है इसके अंदर करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोक्रियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो करेक्टरिस्टिक इसके अंदर हमने करेक्टरिस्टिक याद रखनी है प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, डीएनए विथ इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, पहले वो वाली चीज़ें कर लें जो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो इसके अंदर डीएनए विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए एसोसिएटेड विद द हिस्टोन्स नहीं है, माइटोटिक डिवीजन नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो ये एक आपने चार चीज़ें याद कर ली कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है और वही यूकैरियोटिक सेल में है। उसके बाद आपके पास क्या है, क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 1 है और इसके अंदर मोर देन 1 है। और इसके अंदर साइज ऑफ राइबोसोम 70s है, इसके अंदर 80s है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर स्टीरोल एब्सेंट होता है एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा और इसके अंदर स्टीरोल होता है। तो इस तरह आपको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस याद रहेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूएचएस में आया हुआ है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, वायरसेस और बैक्टीरिया का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखा। तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए लेकिन दोनों नहीं है। लेकिन इसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट है। राइबोसोम इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर 70 ऐसा है, इसके अंदर मोटिलिटी नहीं है, इसके अंदर है। और मल्टीप्लिकेशन बाय द बाइनरी फ्यूजन और माइटोसिस वो हमेशा बैक्टीरिया की होती है। तो आपने यही चीज़ें देख ली, ये चारों चीज़ें इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर हैं। सेल वॉल, राइबोसोम, मोटिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन बाय द बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल पे। तो सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट होता है, कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मास। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस आ गया। ये भी बार बार यूएचएस में पूछा हुआ है। तो इसको किस तरह याद रखना है, मैंने पॉप एल टी से याद रखा था। पॉप एल टी पेप्टिडोग्लाइकन आउटर मेम्ब्रेन पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद लाइपोप्रोटीन कॉन्टेंट टिकोइक एसिड और लिपोपोलीसेकेराइड। तो हमारे पास इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन इसके अंदर थिक और मल्टी लेयर्ड है, इसके अंदर थिन और सिंगल लेयर्ड है। आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट है, ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर एब्सेंट है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। उसके बाद प्लाज्मिक प्लेस भी इसी तरह इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर एब्सेंट है। उसके बाद लाइपोप्रोटीन कंटेंट इसके अंदर हाई है, इसके अंदर लो है। टिकोइक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर एब्सेंट है। और लिपोपोलीसेकेराइड इसके अंदर एब्सेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, स्पेस होती है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन लेयर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बीटा लैक्टोमेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद टिकोइक एसिड फाइबर्स लोकेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल प्रोट्रूड आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन इंड्यूस सेप्टिक शॉक। तो ये याद रखना है, टिकोइक एसिड जो होता है वो हमारे पास सेप्टिक शॉक को इंड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया डेट कैन नॉट बी सीन इन द ग्राम स्टेनिंग। तो ये हमने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो इसके अंदर आ गया पहले माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया के अंदर हमने ट्यूबरक्लोसिस में देखा, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस में कि उसके अंदर टू मच लिपिड इन द सेल वॉल। तो हमने लिपिड कंटेंट वहाँ पे पढ़े थे, वेक्स डी आ गया था जिसके अंदर माइकोलिक एसिड था। तो ये हमारे पास अल्टरनेट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, इसके अंदर एसिड फास्ट स्टेनिंग देते हैं, किससे, जील नेल्सन स्टेनिंग से। उसके बाद हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो इसके अंदर ये टू थिन होते हैं कि नज़र नहीं आते। तो इसके अंदर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी देखी थी और वहाँ पे हमने नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टेस्ट पढ़े थे, VDRL और RPR, FTA और ABS। उसके बाद माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इसके अंदर हमारे पास सेल वॉल नहीं थी और ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इसके अंदर नन होती है। उसके बाद लेजोनेला निमोफिलिया पुअर अपटेक ऑफ रेड काउंटर स्ट्रेन, तो ये प्रोलॉन्ग टाइम कर देती है काउंटर स्ट्रेन का। क्लेमीडिया और रिकेट्स हमने देखे थे, इंट्रासेलुलर और वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल। तो जो क्लेमीडिया है उसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म और रिकेट्सी में जीम्स और अदर टिश्यू स्टेन। तो ये आपने एक दफ़ा इसमें से 4-5 एग्जाम्पल्स कर लेनी है ताकि आप लिख सकें। उसके बाद आपके पास आ गई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसको एक दफ़ा रीड देनी के लाइज इनसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड डू नॉट कंटेन स्टीरोल्स। ओनली माइकोप्लाज्मा हैव स्टीरोल्स इन द मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रही है मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद एनर्जी जनरेशन बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ द प्रीकर्सर ऑफ द सेल वॉल, सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम्स एंड टॉक्सिन। उसके बाद हमारे पास आगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड्स उन्होंने पूछा हुआ कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम राइबोसोम्स देख लेते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस 70s इन साइज, ये हमारे पास विद 50s और 30s सब यूनिट। उसके बाद ग्रैन्यूल्स के होते हैं, सब एज स्टोरेज एरिया फॉर द न्यूट्रिएंट्स। इट अपीयर्स द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स हमने किसी में देखी थी स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में, तो आपने ये याद रखा विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया।
तो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरियम हमने मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पढ़े थे। उसके बाद न्यूक्लियोइड जगह एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म विद डीएनए इज लोकेटेड। उसके बाद प्लाज्मिड्स क्या होता है, ये बार बार उन्होंने पूछा हुआ है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये आपने डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। उसके बाद ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, ट्रांसपोसोम्स होते हैं पीसेस ऑफ डीएनए दैट मूव रेडिली फ्रॉम द वन साइड टू अनदर either within or between the DNA of the bacteria, plasmid or bacteriophages because of their unusual ability to move. They are nicknamed jumping gene, इनको हम jumping gene भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, टाइप्स होती हैं दो उसकी, ट्रांसमिसेबल प्लाज्मिड्स और नॉन ट्रांसमिसेबल प्लाज्मिड्स। जो हमारे पास ट्रांसमिसेबल प्लाज्मिड्स है उसके अंदर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेल टू सेल बाय द कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेक्स पाइलस एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर। और नॉन ट्रांसमिसेबल क्या होती हैं, डू नॉट कंटेन द ट्रांसफर जीन। तो ये आपने अच्छी तरह इसकी दोनों टाइप्स याद रखनी है। अब प्लाज्मिड कहता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो अब आपको प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी आ गई, उसके टाइप्स भी याद होंगे। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं, तो पेपर से याद रखा था मैंने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ई से हमारे पास एक्सोटॉक्सिन, पी से हमारे पास पिलाया फेमरिया है। उसके बाद रेजिस्टेंट टू द हैवी मेटल, तो रेजिस्टेंट टू द अल्ट्रावायलेट लाइट, तो R2 था। और फिर ई से हमारे पास एक्सोटॉक्सिन था, पी से हमारे पास पिलाया था, ए से हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। उसके बाद स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल, ये भी आपने सिर्फ रीड मारना है। उसके बाद ये कैप्सूल क्या, जेलाटिनस लेयर कवरिंग द एंटायर बैक्टीरियम, इट कंपोज ऑफ पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट इन द एंथ्रेक्स बैसिलस। मेडिकल इंपॉर्टेंस कैन लिमिट द एबिलिटी ऑफ phagocytes to engulf the bacteria. Specific identification of an organism, use an antigen in the certain vaccine and adherence of the bacteria to the human tissues. उसके बाद flagella are the long whip-like appendages that move the bacteria toward nutrient and other attractants. A process called as a chemotaxis. उसके बाद मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, cause of urinary tract infection or identified in the clinical body by the use of specific antibodies against the flagellum protein. उसके बाद पिलाया और ग्लाइकोकैलिक्स देख लेना है। ये हेयर लाइक फिलामेंट that extend from the cell surface, they are found on the gram negative organisms. उसके बाद they mediate the attachment of bacteria to the specific receptor of the human cell surface or specify a specialized kind of pilus. Sex pilus form the attachment between the male donor and female recipient bacteria and perform conjugation. उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स आ गया। ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास पॉलीसेकेराइड कोटिंग secreted by the many bacteria. It covers surface like a film and allows the bacteria to adherence film to the various structures such as skin, heart valves. उसके बाद इसके important functions देख लेने हैं। ग्लाइकोकैलिक्स producing stains of P. aeruginosa that cause the respiratory tract infection in the cystic fibrosis patient। तो जब हमने स्यूडोमोनास पढ़ा था तो हमने देखा था वो cystic fibrosis patient में हो रहा था, तो वो ग्लाइकोकॉलिक्स प्रोड्यूसिंग स्टेन्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद हमने स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस में देखा था तो कि वो हमारे पास सीएनएस स्टैंड इन्फेक्शन एंडोकार्डिटिस करवा रहा था, तो वो हमारे पास ग्लाइकोकाइलिक्स प्रोड्यूसिंग स्टेन्स की वजह से होता है। उसके बाद हमने बैक्टीरियल स्पोर्स देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स आर द मेडिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हाईली रेजिस्टेंट एंड आर नॉट किल्ड बाय द मैनी डिसइंफेक्टेंट, और ये किल्ड बाय स्टेरिलाइजेशन होता है, ये हम एंड पे देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हाईली रेजिस्टेंट टू द हीटिंग होता है, हाईली रेजिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स, they can survive for many years especially in the soil. They exhibit no measurable metabolic activity. Spores form when the nutrients are insufficient, but they germinate to form bacteria when nutrients become available. Spores are produced by the members of only two genera of the bacteria of the medical important Bacilla clostridium, both of which are the gram positive rod. तो ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास आ गया कि हमारे पास ग्रोथ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, आसान भी बहुत है, हमने पीछे भी इतनी दफ़ा की है पिछली क्लासेस में। तो ग्रोथ साइकिल क्या है, द ग्रोथ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया हैज 4 फेजेस। तो सबसे पहले वो पूछता है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल के, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक दफ़ा ज़रूरी है बताना कि बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया की, और बैक्टीरियोसाइडल जो होता है वो किल करता है बैक्टीरिया को। उसके बाद इसके अंदर देखें आप, लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है और डेथ फेज है। तो जब भी ये आएगा इसके साथ आपने ये बनाना है। उसके बाद लैग फेज में हमारे पास क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर हो रही है बट सेल डू नॉट डिवाइड क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद लॉग फेज है, सेल डिवीजन अकर होनी शुरू होगी तो सेल डेथ इस फेज में होगी। उसके बाद स्टेशनिंग फेज, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू सेल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ सेल्स डेथ डाई के इक्वल हो जाएंगे, और डेथ क्या होगा, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये जो फिर लॉग फेज था यहाँ पे डेथ होनी शुरू हो गई थी, यहाँ कम होनी शुरू हो गई थी। तो ये आपने लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज याद रखने हैं। उसके बाद एरोबिक और एनरोबिक ग्रोथ किस किस की होती है, ऑब्लिगेट एरोब्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ग्रो, इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमने पढ़ा था। फैकल्टेटिव एनरोब्स में ई कोलाई यूज ऑक्सीजन इन इट्स प्रेजेंट कैन यूज फर्मेंटेशन पाथवे इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दोनों पाथवे यूज करती है। तो ई कोलाई आ गया। ऑब्लिगेट एनरोब्स में हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम टेटना आ गया, कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो एरोफिलिक भी होती है जो हमारे पास 5% ऑक्सीजन यूज़ करती है, उसके अंदर कंपाइलोबैक्टर जेजना आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास म्यूटेशन भी बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो म्यूटेशन में हम क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए दैट रिजल्ट इन द इंसर्शन ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड इनटू द प्रोटीन एंड अपीयरेंस ऑफ द अल्टर्ड फिनोटाइप। तो हमारे पास ये क्या करता है, लेड टू द डिफरेंट एबनॉर्मल जीन विच आर द बेसिस ऑफ द डिफरेंट
विच आर द बेसिस ऑफ द डिजीज एंड मेल फॉर्मेशंस। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन, फ्रेमशिप म्यूटेशन और इंसर्शन म्यूटेशन। ये हमने बायोकेम में पढ़ा था। बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अगर वैन वन बेस पेयर इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ अनदर, उसकी 2 टाइप्स है, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस में हमारे पे क्या होगा, रिजल्ट इन द कोडोन दैट कॉजेज अ डिफरेंट अमाइनो एसिड टू बी इंसर्टेड, ये डिफरेंट कोडोन में आ जाएगा। और ये नॉन सेंस में हमारे पास क्या होगा कि टर्मिनेशन कोडोन एंड पे आ जाएगा, जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को परमानेंटली स्टॉप करवा देगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में हमने देख लिया 5 ब्रोमोयूरोसिन इन प्लेस ऑफ द थायामीन, और फ्रेमशिप म्यूटेशन में बेंजोपायरीन आ गया बाइंड टू द डीएनए बेसिस। तो अकर व्हेन वन और मोस्ट बेस पेयर्स आर एडिड और डिलीटेड ड्यू टू द अल्टरेशन इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ अ डीएनए और इंसर्शन म्यूटेशन में हमारे पास प्लाज्मिड की एग्जांपल आ गई। अगर व्हेन द ट्रांसपोसोन्स और इंसर्शन सीक्वेंस आर इंटीग्रेटेड इनटू द डीएनए, तो ये आपने एग्जांपल्स भी एक दफ़ा कर लेनी है और उसकी टाइप्स भी कर लेनी है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल, तो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द वन बैक्टीरियम टू अनदर, डीएनए ट्रांसफर बाय द वायरस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ट्रांसडक्शन हो गई। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, नेकेड डीएनए इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट टेकन अप बाय द सेल। अब कॉन्जुगेशन की सप्ली पेपर में एक दफ़ा 2-3 दफ़ा डायग्राम का उसने कहा, तो आइए आपने डायग्राम एक दफ़ा देख लेनी है और ये बनानी है। उसके बाद आप अगर ये साथ लिख देते हैं तो ये भी बेहतर है। प्रोग्राम रीअरेंजमेंट क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द जीन फ्रॉम द इनएक्टिव स्टोरेज साइट इनटू द एक्टिव साइट व्हेन दे आर एक्सप्रेस एज अ न्यू प्रोटीन। और इंपॉर्टेंस क्या है उसकी मेडिकली, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बैक्टीरिया कैन अक्वायर न्यू प्रोटीन एंटीजन ऑन द सरफेस एंड इन्वेड द इम्यून सिस्टम। तो ये आपने प्रोग्राम रीअरेंजमेंट एक दफ़ा रीड कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। तो ये हमने आगे जब हमने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की तो हमने सारा कुछ देख लिया कि कोगुलेज पॉजिटिव कौन से थे, कोगुलेज नेगेटिव कौन से थे, कंप्लीट हिमोलिसिस कौन से करवा रहे थे, पार्शियल हिमोलिसिस कौन से करवा रहे थे, उसके बाद स्पोर फॉर्मिंग कौन से थे, नॉन स्पोर फॉर्मिंग कौन से थे। तो ये हमने उसमें देख लिया सारा। उसके बाद ग्राम नेगेटिव में हमने देख लिया कॉक्साई, रॉड्स और स्पायरोकीट्स कौन कौन से थे। उसके बाद हमने सारे ये कर ली, मैंने HBL से उसको याद रखा हुआ था, HCB से ये TB से, तो ये आपने एक दफ़ा नज़र मार लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया ह्यूमन माइक्रोबायोम। तो इसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा में हमारे पास क्या है, नॉर्मल फ्लोरा बार बार पूछते हैं, ये एंड तक नहीं समझ आती कि नॉर्मल फ्लोरा कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसी चैप्टर में मिल जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द सर्टेन बॉडी सेल्स, स्पेशली द स्किन, ओरोफेन, कोलोन एंड वजाइना। तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है। उसको कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन, तो उसको कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं नॉर्मल फ्लोरा को, उनको कोमेंसल्स बोलते हैं, ये याद रखना है, कोमेंसल्स बोलते हैं। और उसके बाद ये परमानेंट रेजिडेंस है। परमानेंट रेजिडेंस करेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। तो हम इसके अंदर इसकी लोकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसके अंदर उन्होंने लोकेशन पूछी थी, वजाइना यूरिथा में कौन से होते थे, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और इसके अंदर ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और एस एपिडर्मिस। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने देख लेना है जो आपको जेंटल प्लेग में हमने देखा था स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। तो ये जब आपने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी एक दफ़ा की होगी तो ये आपके जहन में बैठने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैथोजेनेसिटी, एक विरुलेंस और एक ID50। ID50 हमने स्पेशल में भी पढ़ा था तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पैथोजेनेसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज, टू हार्म द होस्ट। उसके बाद हमारे पास विरुलेंस क्या है, measure of the microbes ability to cause disease, a highly virulent microbe require fewer organism to cause disease than the less virulent one। उसके अलावा हमारे पास पैथोजन है, माइक्रोब्स कैपेबल ऑफ कॉज डिजीज, एंड ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन माइक्रोब्स दैट आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज ओनली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल। उसके बाद ID50 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, लो ID50 इंडिकेट अ हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कॉज टॉक्सिन बाय द 2 मेजर मैकेनिज्म, टॉक्सिन प्रोडक्शन, इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन। ये एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। इसकी जो हमारे पास टर्म्स है वो इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो ये आपने एक दफ़ा नज़र मार लेनी है कि ये कौन कौन सी हैं, ये सिर्फ रीड करनी है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, ये बार बार पेपर में पूछी हुई है तो इसको हमने याद रखना है। ट्रांसमिशन होती है, इवेजन होती है, एडेनेस होती है, कोलोनाइजेशन होती है, डिजीज सिम्टम्स होते हैं, होस्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं, प्रोग्रेशन और रेजोल्यूशन ऑफ अ डिजीज होती है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, ये भी इस तरह ही है, ट्रांसमिशन, एडेरेंस टू द सेल सरफेस, इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल, टॉक्सिन प्रोडक्शन, इम्यूनोपैथोजेनेसिस। उसके बाद ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल क्या होती है, मदर टू ऑफस्प्रिंग को वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को बोलते हैं। उसके बाद वर्टिकल ट्रांसमिशन की कुछ एग्जांपल है, ट्रांसप्लेसेंटल विद बर्थ कैनाल और ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद पोर्टल्स ऑफ एंट्री देख लेनी है हमने, रिस्पायरेटरी ट्रैक, GIT जेनिटल ट्रैक और स्किन, और बॉटुलिनम बॉटुलिज्म भी करवाती है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जब आप स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद एडेरेंस टू द सेल सरफेस, ये आपने सिर्फ रीड करना है, पिलाई, कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स, इनकी एग्जांपल्स एक दफ़ा रीड कर ली।
उसके बाद हमारे पास इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन, इंटरसेलुलर सर्वाइवल, एंजाइम सिक्रेटेड बाय द इन्वेसिव बैक्टीरिया। तो ये जब हमने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी देखी थी तो हमने सब सारी देखी थी कि कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अगर आपने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की होगी तो ये आसानी से एक दफ़ा याद हो जाएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। ये जब आप इन्फ्लेमेशन जनरल पैथोलॉजी में कवर करेंगे तो ये भी आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पहले से पोलीसेकेराइड कैप्सूल, ये हम पढ़ थक गए हैं कि स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में पोलीसेकेराइड कैप्सूल जहाँ भी होता है वो विरुलेंस फैक्टर होता है। फिर एम प्रोटीन, प्रोटीन है और प्रोटीन पोला है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज़्यादा वो ये है टॉक्सिन प्रोडक्शन, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का डिफरेंस। इसके अंदर सोर्स क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन का, और एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। उसके बाद सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल, ये यस और नो। केमिस्ट्री, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड और लिपोपोलीसेकेराइड, इसके अंदर लिपोपोलीसेकेराइड होते हैं। लोकेशन ऑफ जीन, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर बैक्टीरियोफेज क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉक्सिसिटी है, क्लिनिकल इफेक्ट्स है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन है। ये सारी चीज़ें एक्सोटॉक्सिन में ज़्यादा होंगी, हाई, मैनी और टॉक्सॉइड। उसके बाद हीट स्टेबिलिटी, डिस्ट्रॉयड रैपिडली और टिपिकल डिजीज की टेटनस है। तो इसकी एग्जांपल भी याद रखनी है, टेटनस है। और इसके अंदर हमारे पास ये लो है, ये इसके हमारे पास जो एंडोटॉक्सिन था वो हमारे पास फीवर और शॉक करवा रहा था। मोड ऑफ एक्शन TNF और इंटरल्यूकिन 1 से होता है और इसके अंदर टॉक्सॉइड नहीं होते, ये स्टेबल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। मेनिंजोकॉक्सीमिया इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन, तो हमारे पास एक टेटनस हमने देख लिया। उसके अलावा ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सोटॉक्सिन की। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन, तो डिप्थीरिया टॉक्सिन जहाँ भी आता है इलॉन्गेशन फैक्टर 2 याद आ जाता है मैं, तो ये इसके साथ लिंक हो गया। उसके बाद टेटनस टॉक्सिन है, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन इनहिबिटरी को जो इनहिबिट कर रहा था न्यूरोट्रांसमीटर्स को। उसके बाद बॉटुलिनम है, बॉटुलिनम हमारे पास फ्लैसिस करवा रहा था। हीट लेबल टॉक्सिन जो इंटेरोटॉक्सिन हम देख रहे थे वो एडिनाइलेट साइक्लेज का था, उसका फंक्शन था ई कोलाई में। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एंडोटॉक्सिन, अब एंडोटॉक्सिन आ गए, फीवर, हाइपोटेंशन, इन्फ्लेमेशन, डिसिमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। तो ये आपने एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लेना है और ये वाला टेबल अच्छी तरह करना है ताकि आप एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन का डिफरेंस कर सकें। उसके बाद हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन आ गया, तो ये एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है कि इसके अंदर एक्टिवेट मैक्रोफेजेस होते हैं, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक्टिवेट टिश्यू फैक्टर होते हैं। तो ये आपको सारा एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन जब आप जनरल पैथो में कवर करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह टेबल हो जाएगा, ये सिर्फ रीड करना है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, ये एक दफ़ा आपने याद रखना है। इसके अंदर हमारे पास क्या, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोम पीरियड, स्पेसिफिक डिजीज पीरियड और रिकवरी पीरियड। तो पीरियड बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द बिगिनिंग ऑफ द सिम्टम, तो इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद प्रोड्रोम पीरियड, पीरियड ड्यूरिंग द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज फीवर, मलेरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट अकर। उसके बाद स्पेसिफिक डिजीज पीरियड, इसके अंदर हमारे पास क्या है, पीरियड ड्यूरिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज अकर। उसके बाद रिकवरी पीरियड, पीरियड ड्यूरिंग विद द इलनेस अबेट्स एंड द पेशेंट रिटर्न टू द हेल्दी स्टेट। तो ये हमने एक दफ़ा चीज़ याद रखनी है। उसके बाद कोच पॉस्टुलेट आ गया, कोच पॉस्टुलेट एक दफ़ा रीड कर लेना है। The organism must be isolated from the every patient with the disease. The organism must be isolated free from all organism and grow in the patient culture in vitro. The pure organism must cause the disease in the healthy susceptible animal. The organism must be recovered from the inoculated animal. तो एक दफ़ा आपने रीड कर लेना और इसकी एक्सेप्शंस देख लेनी है। उसके बाद आपके पास आ गया, इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि नेम द 4 components organism must be capable to cause the infectious disease। तो कौन कौन से थे, पिलाए, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, फैगोसिटिक कैप्सूल, सर्वाइव वेरियस नॉन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो ये हमने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, कल्चर बेस्ड मेथड्स हैं, सीरोलॉजिकल मेथड है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी है। तो ये एगर वाला शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा सारा बता दूं, उसके बाद आसानी हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने ये निकाल के रखा था। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कल्चर प्लेट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर होता है, ये हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर है, ये ऑफ वाइट कलर का होता है। एवरी बैक्टीरिया कैन ग्रो इन इट बट द कैरेक्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया कांट बी आइडेंटिफाइड। क्योंकि इसको मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर है। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर विद एंटीबायोटिक डिस्क है, या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास एंटीबायोग्राम होता है जिसके अंदर एगर बैक्टीरियल ग्रोथ और एंटीबायोटिक डिस्क और रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्लड एगर। ब्लड एगर हमने पढ़ा था स्टैफ ओरियस में, ब्लड एगर देखा था जब हमने बीटा हीमोलिटिक था। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक सेकेंड, तो इसके अंदर हमारे पास ब्लड एगर है। ब्लड एगर में हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर के अंदर जब फ्रेश होल ब्लड डीफिब्रिलेटेड ब्लड डालते हैं तो हमारे पास ब्लड एगर बन जाता है। तो ब्लड इटसेल्फ इसके अंदर इंडिकेटर होता है, ये हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक को शो करने के लिए होता है। अल्फा हीमोलिसिस हमने देखी थी, निमोनिया में थी और विरिडेंस में थी, और बीटा हीमोलिटिक हमारे पास स्टाफ ओरियस में थी, पायोजीन में थी और एगेलेक्टी में थी, और गैप फिर उसके बाद हमारे पास गैमा हीमोलिसिस होती है। उसके बाद हमारे पास प्रोटियस में हमने देखा था स्वार्मिंग इफेक्ट था, मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड एगर पे स्टे नहीं करता बार बार, तो इस वजह से इसका प्रोटियस का हमारे पास कौन सा था, स्वार्मिंग इफेक्ट था। उसके बाद हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्क देख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास आगे
चॉकलेट एगर। तो चॉकलेट एगर हमने देखा था किस किस में था। चॉकलेट एगर हमारे पास एक तो नाइजीरिया में था, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में था, एच इन्फ्लुएंजा में था, जिसने फैक्टर 5 और 10 एडिट किए थे इनहांस ग्रोथ करने के लिए। तो हमने चॉकलेट एगर भी याद रखा। उसके बाद मेकॉन की एगर है। मेकॉन की एगर हमारे पास किस 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 द इंडिकेटर जो होता है इसके अंदर न्यूट्रल रेड इंडिकेटर होता है। और उसके बाद हमारे पास मेकॉन की एगर में हमारे पास पिंक कॉलोनीज लैक्टोज फर्मेंटर जो होते हैं वो पिंक कॉलोनीज बनाते हैं और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर येलो बनाते हैं। तो अब हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर हमारे पास इकोलाई क्लेब्सियला और एंटेरोबैक्टर थे जो हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट में पिंक कॉलोनीज बना रहे थे मेकॉन की एगर पे। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर थे जो सैल्मोनेला शिगेला प्रोटियस और स्यूडोमोनास वो हमारे पास येलो बना रहे थे। उसके बाद क्लेड एगर आ गया। क्लेड एगर होता है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट। तो हमारे पास हमने ये याद रखना है कि क्लेड किस में बनता है, तो वो बस ये याद रखना है। तो हमारे पास इसके अंदर येलो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज और क्लेड मीडियम बनती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास सैल्मोनेला शिगेला अगर आ गए तो ये सैल्मोनेला शिगेला के लिए होगा। उसके बाद लोवेंसन जेंसन अगर है। उसके लोवेंसन जेंसन अगर में हमारे पास क्या होता है ये हमने पढ़ा था जील नेल्सन ट्रेनिंग में। इसके अंदर हमारे पास मेलाकाइट ग्रीन डाई होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, बफ कलर कॉलोनीज बनाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये हमारे पास बफ कलर कॉलोनीज मैंने आपको बार बार कहा था उसके अंदर हम याद रखेंगे किसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। तो उसके बाद हमारे पास आ गए कल्चर मीडिया न्यूट्रिएंट एगर है, ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है, क्लेड मीडियम में कौन की एगर है। तो अब तक डिफरेंस याद हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास ब्लड एगर है। ये इंडिकेटर आपको ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे यूरिएज टेस्ट और सिट्रेट टेस्ट। तो यूरिएज टेस्ट हमने किस किस ने पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे पास एच पाइलोरी प्रोटीन में यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव होता है। और जो डिजीज़ करवा रही थी एच पाइलोरी वो हमारे पास अल्सर एसिड पेप्टिक डिजीज़ वगैरह करवा रही थी। उसके अलावा यूरिएज किस में हेलिकोबैक्टर सैल्मोनेला टाइफी स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और क्लेमीडिया निमोनिया है। उसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव सिट्रेट टेस्ट था। सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव कौन दे रहा है, क्लेप्सियला कंपाइलोबैक्टर सिट्रोबैक्टर सैल्मोनेला और प्रोटियस मिराबिलिस। उसके बाद हमारे पास आ गया उसके बाद हमारे पास टीएसआई आ गया। तो टीएसआई हमने सैल्मोनेला शिगेला में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में इसमें का डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। इसके अंदर हमारे पास बट होती है और स्लांट होती है। बट क्या होता है, बट हमारे पास पोली ऑक्सीनेटेड एरिया होता है, नीचे वाले को बट बोलते हैं, ऊपर वाले को स्लांट बोलते हैं। ये वेल ऑक्सीनेटेड एरिया होता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, सबसे पहले स्यूडोमोनास शिगेला सराशिया इकोलाई क्लेप्सियला और सैल्मोनेला के लिए होती है। तो हमने डिफरेंस देख लेना है कि H2S और गैस कौन सी प्रोड्यूस कर रही है। ये डिफरेंस आपके सामने है, एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको ये एग्जांपल्स याद होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास है मैंने आपको बताया था मैं एंड पे एक दफ़ा कंबाइन करूंगा क्योंकि ये पूछी जाती हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव में हमारे पास नाइजीरिया है, स्यूडोमोनास है, विब्रियो कॉलर कंपाइलोबैक्टर है। यूरिएज पॉजिटिव कौन कौन से हैं, इसको 5 से याद रखना है। प्रोटियस है, यूरिया प्लाज्मा नोकार्डिया, क्रिप्टोकोकस है, हेलिकोबैक्टर है। उसके अलावा हमारे पास कॉगुलेज पॉजिटिव कौन कौन से, स्टैफ ओरियस और yersinia पेस्टिस हमारे पास कॉगुलेज पॉजिटिव है। और कैटलेज पॉजिटिव को स्पेस से याद रखना है, स्टैफिलोकोकस। उसके बाद सीओडोमोनास एस्परजिलस कैंडिडा एंटेरोबैक्टीरिया। तो आपने ये यहाँ से इसकी एग्जांपल याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीडेज पॉजिटिव में इस तरह होता है कि हम फिल्टर पेपर पे जो ये इसका हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज चेक करने के लिए होते हैं। तो जो पर्पल कलर शो करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर रिएजेंट जो होता है वो फिनाइल डाइमाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है, पीपीडीडी होता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सीडेज टेस्ट हमने जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव कौन से होते हैं, नाइजीरिया स्यूडोमोनास विब्रियो कॉलर कंपाइलोबैक्टर। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो हमारे पास ओएसपी के लिए हैं। तो ये एक दफ़ा आपने कर लिया तो आपको अब याद होना आसान हो जाएगा। तो हम कहाँ पे थे, एक सेकेंड। तो हम पहुंचे थे यहाँ पे लैब डायग्नोसिस पे। तो कॉमनली यूज बैक्टीरियोस्टैटिक एगर्स एंड देयर फंक्शन। तो ब्लड में हमने देखा कि डिटेक्ट हीमोलिसिस। उसके बाद चारकोल जीस्ट अगर हमने लेजियोनेला नीमोफिलिया में पढ़ा था। उसके बाद चॉकलेट हमने देख लिए दोनों किस किस में थे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में, एग यो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस में सॉरी लोवेंसन जेंसन जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। उसके बाद हमने टेलोराइड कल्चर कॉर्निबैक्टीरियम डिphtheria में कॉन की हमने देख लिया, ग्राम नेगेटिव रॉड थेयर मार्टिन में देख लिया था गोनोरिया में, और ट्रिपल शुगर आयरन हमने देख लिया ग्राम नेगेटिव रॉड में। तो ये एक दफ़ा आपने वो वाली चीज़ें की होंगी तो आपको ये करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपको लैब डायग्नोसिस याद होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसके अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडिल की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इंपॉर्टेंट एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। तो ये एक दफ़ा आपने जब आपने कीमो पढ़ी होगी तो आपको ये वाली चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी। तो इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस होगी पहले पे, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये सारी इनकी एग्जांपल है। तो ये जब आपने अच्छी तरह कीमो की होगी तो आपको ये वाली चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स।
उसके बाद हमारे पास आ गया एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की रेजिस्टेंस किस तरह होती है। तो हमारे पास 4 मेथड होते हैं, हमने ये अच्छी तरह याद रखने हैं, इनके हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखनी है और ड्रग्स देखनी है कौन कौन सी होगी। तो इनएक्टिवेट ड्रग देखेंगे क्लीवेज बाय द बीटा लैक्टेमेज, तो इसके अंदर पेनिसिलिन होगी। मॉडिफाइड ड्रग टारगेट इन द बैक्टीरिया, तो ये म्यूटेशन होगी। उसके बाद रिड्यूस परमेबिलिटी ऑफ ड्रग म्यूटेशन इन पोरिन प्रोटीन की वजह से, और अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बैक्टीरिया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद जेनेटिक बेसिस ऑफ द रेजिस्टेंस और नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है, क्योंकि ये रीड करने वाली हैं सिर्फ। उसके बाद आपके पास स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टिंग, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जनरल बैक्टीरियोलॉजी का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सारी पास पेपर में चीज़ें स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड ही होती हैं, तो बच्चे पहले पास पेपर्स की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट, लेकिन जो हमने पीछे सारी चीज़ें कवर की हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो स्टेरिलाइजेशन क्या है? किलिंग और द रिमूवल ऑफ द माइक्रोनिज्म इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स विच आर हाईली रेजिस्टेंट टू स्पोर्स, हमने पीछे पढ़ लिए थे। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट, किलिंग ऑफ द मैनी बट नॉट ऑल माइक्रोनिज्म। उसके बाद एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? केमिकल यूज टू किल माइक्रोनिज्म ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Chemical agents are act primarily by one of the three mechanism: disruption of the cell membrane, modification of the protein and modification of the DNA। तो disruption of the cell membrane में अल्कोहल है, डिटर्जेंट्स है, फिनोल्स है। इनके एक एक एग्जांपल देख लेनी कि 70% इथानॉल जो होता है वो डिसइंफेक्ट करता है स्टेथोस्कोप को, और ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी उन्होंने पूछा हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो 70% इथानॉल है, एंटीसेप्टिक टू क्लीन द स्किन प्रायर टू द वेनिपंक्चर। उसके बाद हमारे पास डिटर्जेंट और फिनोल्स है। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है जो डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो रहा है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, इसके अंदर क्लोरीन है, प्योरीफाई द वाटर सप्लाई एंड ट्रीटिंग द स्विमिंग पूल। उसके बाद आयोडीन देख लिया हमने, हैवी मेटल्स कर लिया, और इसमें से आपने एग्जांपल एक दफ़ा रीड कर ली। उसके बाद अब पहले हमने डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अब मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट है। क्रिस्टल वायलेट आपने देख लिया कि स्किन एंटीसेप्टिक के लिए काम कर रहा है, और ये बाइंडिंग ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज डायमोलिक्यूल टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑन द न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद मेलाकाइट ग्रीन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए में इट इज अ कंपोनेंट ऑफ लेवेंसन जेनसन मीडिया विच इज यूज्ड टू ग्रो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 6 वीक। ये ऑस्पी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एससीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद पहले हमने देखे केमिकल एजेंट्स, अब हम देखेंगे फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? मॉइस्ट हीट है, ड्राई हीट है, पेस्चराइजेशन, यूवी लाइट, एक्सरे है, फिल्ट्रेशन है। उसके बाद हमारे पास हीट में मॉइस्ट हीट है, ड्राई हीट है, पेस्चराइजेशन है। मॉइस्ट हीट में हमारे पास ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर स्टीम 121 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड प्रेशर होता है, और 15 to 20 मिनट्स के लिए होता है। ये आपने फिगर्स बहुत ज़्यादा याद रखनी है। उसके बाद ड्राई हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द रेंज 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। दिस प्रोसेस इज यूज प्राइमली फॉर द ग्लासवेयर एंड लेस फ्रिक्वेंटली फॉर द ऑटोक्लेविंग। तो ड्राई हीट का हमने देख लिया 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। उसके बाद पेस्चराइजेशन यूज प्राइमली फॉर द मिल्क और हीटिंग द मिल्क 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। तो ये आपने तीनों वैल्यूज इसकी हीट की याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ गया रेडिएशन, यूवी लाइट और एक्सरे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीजन बाय द यूवी रेडिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डिमर। और फिर एक्सरे देख लिया कि इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स होंगी जो किल करेंगी। उसके बाद दी हाईली एक्टिव रेडिकल कैन ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड इन द डीएनए देयरफॉर किलिंग द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन भी इसके अंदर फिजिकल एडिशन में आएगी। इसके अंदर सॉल्यूशन ज़्यादा फिल्टर टू मेक द पायरोजन फ्री प्रायर टू द ऑटोक्लेविंग। द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इज कंपोज ऑफ नाइट्रोसेलुलोज एंड दे विल रिटेन ऑल बैक्टीरिया एंड स्पोर्स। तो यहाँ आपकी जनरल बैक्टीरियोलॉजी खत्म हो गई है। तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी इतनी ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंशाल्लाह इसी से सारे एससीक्यूज एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। हमने स्मार्ट स्टडी से चलना होता है, क्योंकि हमने जनरल पैथ जो होती है वो हमने रॉबिन से कवर करनी है। रॉबिन से ही इंपॉर्टेंट है, रॉबिन से ही एमसीक्यूज बनते हैं, तो हमने रॉबिन से कवर करनी है। और ये हमने इधर अनवर्स की बुक से काफ़ी इनफ है। इसके साथ अगर आप स्केच ही कर लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।